नमस्कार साथियों। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही चर्चा का विषय है, यानी वो वर्तमान में पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही ट्रेंडिंग में बना हुआ है। वो है बांग्लादेश में जो हो रही हिंसा का मामला। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है और उसके बीच में इन सब की पृष्ठभूमि का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मामले की व्याख्या, यानी मामला क्या है, फिर करेंगे हिंसा का कारण क्या है, फिर करेंगे शेख हसीना का जो भूमिका रही वो क्या है, फिर छात्रों की भूमिका बात करेंगे, फिर हिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। ये आंदोलन हिंदुओं के विरुद्ध ही क्यों रुख मोड़ चुका है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मामले की व्याख्या की। तो बांग्लादेश भारत के पड़ोस राज्यों में से एक है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है। ठीक है, और ये भारत के क्या ईस्ट में विराजमान है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, तो बांग्लादेश आज से लगभग 100 वर्ष पहले भारत का ही अभिन्न अंग था, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, अंग्रेजों की जो चालाकी के कारण इसको विखंडित करके अलग क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, जिसे 1947 में पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया और पाकिस्तान का हिस्सा माना गया। ठीक है, तो पाकिस्तान और पूरी बंगाल में 1600 किलोमीटर की लंबी दूरी और भाषाई विभिन्नता और कई प्रकार की विभिन्नता होने के कारण इनके मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और इसके परिणाम स्वरूप 1971 में बांग्लादेश में मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम घटित हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत के सहयोग से बांग्लादेश है वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया। ठीक है, आज़ाद होने के बाद 1971 में इसे अलग नाम दिया गया, बांग्लादेश के नाम से जाना गया। ठीक है, उसी के क्रम में क्या हुआ कि ये तो थी मामले की व्याख्या। उसके बाद में क्या होता है कि मामले इसका कारण क्या होता है, यानी प्रदर्शन का कारण क्या होता है, उसकी बात आती है। ठीक है, तो 1971 में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको 30% आरक्षण दिया गया। ठीक है, ठीक है, और इसी के साथ कुल मिलाकर ये बांग्लादेश में हो गया 56% वर्तमान में है। ठीक है, तो समय के साथ इस 30% आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन वहां की सरकार की जो मूर्खता के कारण इसे खत्म नहीं किया गया और इसे जारी रखा गया। ठीक है, उसी के लिए अंततः क्या हुआ कि ये विरोध का कारण बन गया। ठीक है, और छात्रों ने इसका विरोध के लिए, यानी सबसे बड़ी चीज है कि अगर 100% में 56% आरक्षण अगर आप आरक्षित रूप से रख देंगे 56% को, तो 44% ही बचती है जो मेरिट के रूप में अब भर्तियों का कार्यान्वयन होगा। ठीक है, तो उसी के लिए क्या हुआ, बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा विरोध या प्रदर्शन किया गया, यानी इस 30% आरक्षण को समाप्त किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, उसी के रूप में 5 जून को हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में क्या दिया, निर्णय दिया। ठीक है, यानी सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। ठीक है, तो उससे जो ये आंदोलन चल रहा था वो हिंसा का रूप ले चुका था और हिंसा के रूप के कारण ही उसी के बीच क्या होता है, जो शेख हसीना थी, शेख हसीना का एक बयान आता है। ठीक है, कि वो कहती है कि जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो छात्रों के द्वारा नहीं, केवल आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, छात्र और बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी शेख हसीना का कहना था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं देश के लिए। उसी के लिए क्या होता है, ये हिंसा का रूप ले लेता है और हिंसा इतनी अत्यधिक भड़क जाती है तो क्या होता है कि पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी जाती है, कॉलेजों को आग लगा दी जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 21 जुलाई को 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस 30% आरक्षण को कम करके 7% कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं उनके खिलाफ शेख हसीना का जो बयान होता है, तो वो इस प्रकार इस आंदोलन को इस प्रकार रुख मोड़ देता है कि वो चाहते हैं कि शेख हसीना को पद छोड़ना पड़े या शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे और इस पद को छोड़ दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांग थी वो जायज हो सकती है, क्योंकि अगर आपको उसी राष्ट्र में अगर आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है, वो भी एक संवैधानिक या सम्मान्य पद पे बैठे हुए व्यक्ति द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। लेकिन ठीक है, क्या होता है कि सरकार छात्रों का पक्ष भी मान्य है, क्योंकि 100% में से अगर 56% आरक्षण है तो 44% बचते हैं, जो कि बेरोजगारी को कम करने के लिए कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तो छात्रों की जो मांग थी वो भी जायज थी। ठीक है, तो उसी विपक्ष में क्या किया, छात्रों ने बहुत ही अत्यधिक प्रदर्शन किया, हिंसा की। उसी के लिए जब इसको रोकने की कार्यवाही में क्या हुआ, कई सैकड़ों छात्रों की हत्या हो गई, यानी मौत हो गई। उसी जवाब में अंततः क्या हुआ, शेख हसीना को अपने पद को छोड़ना पड़ा। वो दिनांक थी 5 अगस्त। 5 अगस्त को हसीना ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, रिजाइन कर दिया और देश को छोड़ दिया, इन रिजाइन कर गई और भाग गई। इसकी पुष्टि करते हैं वहां के जो सेना प्रमुख थे, वो थे वकार वकार उज जमान। ठीक है,
या आर्मी चीफ थी वहां की। ठीक है, तो इसकी पुष्टि करते हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से, और उसके बाद शेख हसीना भाग गई। लेकिन भागने के बाद वो कहाँ गई, तो उसकी जो संभावनाएं लगाई जाती हैं वो भारत में, यानी इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन माना जाता है कि वो भारत में इस समय है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहां के एक प्रसिद्ध विद्वान थे मोहम्मद यूनुस, यानी इनकी इस घोषणा के साथ वकारुज्जमान घोषणा करते हैं कि अंतरिम सरकार जो सेना बनाएगी, ठीक है, अभी शासन सेना के हाथ में है, वो सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उसके लिए मोहम्मद यूनुस को नया प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, अंतरिम सरकार का नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस एक बहुत बड़े विद्वान है जिनको 2006 में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया कि उन्होंने एक अभियान चलाया ग्रामीण बैंक का। ठीक है, यानी रूरल जो बैंक है उसको बैंक बनाने से गरीबी में कमी को लेकर एक अभियान चलाया, जिसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वहां के मोहम्मद यूनुस है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन रहा वो अंततः एक बहुत ही निंदनीय रूप ले लेता है। वो है कि इसे स्पेशलाइज कर देते हैं किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ। यानी हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज है, हिंदुओं के जो विद्यालय हैं, हिंदुओं की जो धार्मिक स्थल है, जो हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज है, हिंदुओं के जो स्थल हैं उनको तहस नहस किया जाता है, यानी आग लगा दी जाती है। क्या होता है, हिंदुओं के जो गांव हैं, गांव, घर, स्कूल, मंदिर, ठीक है, आदि जो स्थल है उनको क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये वहां की जो संकीर्णता है, मानसिक संकीर्णता, राजनीतिक संकीर्णता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। देखिए बांग्लादेश में क्या है, केवल हिंदू ही यानी केवल मुस्लिम नहीं रहते, उसके अलावा भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें 100% में से 90% है वो मुस्लिम है। ठीक है, तथा लगभग 8% है वो है हिंदू। ठीक है, तो लगभग 8% है वो हिंदू, उसके अलावा और भी क्रिश्चियंस हैं 0.7%, 0.30%, 0.7% बुद्धिस्ट हैं, 0.30% क्रिश्चियंस है, उसके अलावा अदर्स कई भी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को ही टारगेट बनाना तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक विशेष धर्म या विशेष जाति को अपने देश में अत्याचार का निशाना बनाते हैं या हिंसा का निशाना बनाते हैं, तो आपकी धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। यानी बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी को समान अधिकार दिया जाता है, आरक्षण भी दिया जाता है। क्योंकि आरक्षण का जो 100% था, 30% के अलावा उसमें से 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया, 10% महिलाओं को दिया गया, उसी के साथ 5% जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं उनको दिया गया, 1% दिव्यांगों को दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक संवैधानिक दर्जा है सभी धर्मों के लोगों को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है कि आप किसी एक स्पेशलाइज समाज या धर्म को टारगेट करके उनके साथ शोषण या उनके साथ हिंसा का काम करते हैं। ठीक है, उसी के साथ क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप जैसे किसी की सीमा को अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो उसका विकराल रूप हमें देखने को मिलता है। उसी के लिए जो अभी देखने को मिला है वो है कि हिंदुओं ने प्रदर्शन जारी कर दिया है, यानी विशाल, यानी बहुत ही लाखों की मात्रा में या लाखों की संख्या में हिंदू है सड़कों पर उतर आए हैं अपने खिलाफ हो रहे शोषण हिंसा के विरुद्ध। यानी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका नारा है कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये देश छोड़कर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ वो भक्ति के गीत गा रहे हैं, क्योंकि उनके मंदिरों को तोड़ा गया। कहीं देखा गया कि कहीं पुजारी अपनी मूर्तियों को बचा बचा के ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरे में आ चुका है बांग्लादेश में हिंदू। तो प्रदर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं हिंदू, और वहाँ नारे लगा रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बात जायज भी है, क्योंकि अगर देश में केवल मुस्लिमों का अधिकार नहीं है, हिंदुओं का भी उतना ही अधिकार है। तो जितना अधिकार मुस्लिमों का उतना अधिकार हिंदुओं का होने के कारण हिंदू भी वहाँ रहने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, उनके खिलाफ, या उनके खिलाफ तो नहीं तो उनके सामने एक अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें दर्जा दिया जाए, यहाँ एक संवैधानिक दर्जा मिला है तो उसके अनुरूप हमें अधिकार दिया जाए। ठीक है, हमारे खिलाफ हो रहे शोषण या हिंसा को रोका जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय घटना थी हिंदुओं के खिलाफ। दूसरी चीज देखने को मिली कि
और विश्व की तो छोड़िए, भारत में भी अगर कोई विपक्ष मानो, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक संकीर्णता है वो बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। राजनीतिक रूप से गिरावट बहुत अत्यधिक है, कि आज अगर यहाँ 100 करोड़ की आबादी वाले देश भारत देश में भी अगर हिंदुओं के सहयोग में कुछ शब्द नहीं बोले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी संकीर्णता को दर्शाता है। ठीक है, तो राजनीतिक जो गिरावट है बहुत अत्यधिक देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो आज भी हिंद के समर्थन में ना होकर विपक्ष ऐसे बोल रहा है कि यही हालात भारत में भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को देश से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज ये समय है किसी टकराव का नहीं, आज ये एकजुटता का समय है। क्योंकि आज अगर हमारे धर्म के लोगों के खिलाफ शोषण हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कमी के कारण है। ठीक है, दूसरी उसी के साथ विश्व में, जैसे दुनिया में अभी जो कुछ समय पहले इजराइल और जो गाजा के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें गाजा के पक्ष में अत्यधिक देशों ने अपना समर्थन जाहिर किया। तो आज वो देश यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये चीज बहुत चिंता का विषय है। हमें इस चीज को चिंता के विषय के रूप में लेना चाहिए और इसके लिए एक उचित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज अगर इनके साथ नहीं खड़े हुए हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, तो कल यही कार्य यहाँ भारत में भी हो सकता है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि स्पेशलाइज किसी धर्म को वो करना चाहिए, लेकिन अगर स्पेशलाइज टारगेट के रूप में किसी धर्म को शोषण किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्मनिरपेक्षता का जो गुण है उसको खंडित करने का कार्य है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें चिंता करने का विषय है। इसके लिए हमें एक उचित कदम उठाना चाहिए। सरकार, भारत के सरकार द्वारा या विश्व में कई जो शांति स्थापित करने वाले संगठन हैं, उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए। ठीक है, हिंदुओं के लिए अपना पक्ष रखना चाहिए। तो ये कहानी थी बांग्लादेश में हो रही हिंसा की। ठीक है, तो उसमें देखा कि हमने बांग्लादेश की व्याख्या की, बांग्लादेश में हिंसा का कारण देखा, शेख हसीना का भूमिका देखी, क्या हुआ, छात्रों की भूमिका देखी, उसके बाद हिंदुओं की भूमिका देखी। ठीक है, तो ये कहानी रही बांग्लादेश की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही निंदनीय हो चुकी है, वहाँ बहुत ज़्यादा अत्यधिक हिंसा हो चुकी है। उसी के साथ काफ़ी जो हिंदुओं के, जो राहुल आनंद एक बहुत बड़े सिंगर है बांग्लादेशी, उनके घर को जला दिया गया, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को जला दिया गया। तो हिंदुओं के साथ बहुत ही शोषण का कार्य हो, हिंसा का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसके खिलाफ कुछ कदम उठाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ठीक है, और इस तरह की जानकारी, इस तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।